हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम मुगल एम्पायर का लास्ट देखेंगे। लास्ट लेक्चर होगा ये, और इसके पहले हमने 74th नंबर क्वेश्चंस तक देख लिया था, जहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा था बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, मतलब जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस देखे थे। और ये काफ़ी अच्छा एमसीक्यू सीरीज़ है। अगर आप इसको करके फिर अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको फील होगा कि आपने कुछ गेन किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 75th नंबर क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ मुगल एम्परर टुवर्ड्स नोबल्स। तो नोबल्स के टुवर्ड्स उनका क्या अप्रोच था मुगल एम्परर का, हमें ये बताना है। तो उनका मुगल्स जो एम्परर थे उनका अप्रोच क्या था नोबल्स के टुवर्ड्स, ये हमें बताना है। तो बाबर वॉज अ टर्क बट ही नेवर फॉलोड अ नैरो सोशलिस्ट पॉलिसी एंड ट्राई टू विन द लीडिंग अफगान नोबल्स ऑफ हिज साइड। During Akbar period, Rajput nobles were given prominent positions. From the time of Jahangir, Afghan also began to recruited in the nobility, and the Indian Muslims who were called शेखजादस और हिंदुस्तानी वेर ऑल्सो रिक्रूटेड इन द सर्विसेज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि बाबर वॉज ए टर्क बट ही नेवर फॉलोड अ नैरो सोशलिस्ट पॉलिसी एंड ट्राई टू विन द लीडिंग अफगान नोबल्स टू हिज साइड, ये बिल्कुल सही बात है। उसने कोई भी नैरो माइंडसेट नहीं अपनाया था। वो टर्क होते हुए भी वो जो अफगान नोबल्स थे उनकी पॉलिसी को, मतलब उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ड्यूरिंग द अकबर पीरियड, ये तो हमें पता ही है कि राजपूत नोबल्स को प्रोमिनेंट पोजीशन दिया गया था अकबर के पीरियड में, ये बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द टाइम ऑफ जहांगीर, अफगान ऑल्सो बिगिन टू रिक्रूटेड इन द नोबिलिटी एंड द इंडियन मुस्लिम्स वेयर हु वेयर कॉल्ड एज शेखजादस और हिंदुस्तानीज वेयर ऑल्सो रिक्रूटेड इन द सर्विसेज। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही जहांगीर का टाइम आता है अफगान को भी उनको रिक्रूट किया जाता है नोबिलिटी में, और जो इंडियन मुस्लिम्स होते हैं उनको भी रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है मुगल एम्परर्स का टुवर्ड्स नोबल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि बाबर टर्क होते भी एथनिसिटी से तो वो टर्क था, लेकिन वो कभी भी मतलब नैरो माइंडसेट को अपनाया नहीं था। सोशलिस्ट पॉलिसी उसने अपनाया था अफगान नोबल्स के टुवर्ड्स, और जब मुगल एम्पायर जो थी स्टार्टिंग में इमेच्योर थी तो ही ट्राई टू लीड अफगान नोबल्स टू हिज साइड्स। ठीक है, तो मतलब उनका कॉन्फिडेंस जितने का एक्चुअली काम किया था उसने, लेकिन अपना जो मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया था अपने, मतलब प्रूव टू बी ए ट्रस्टवर्दी, ऐसा नहीं था कि ब्लाइंड ट्रस्ट उनके ऊपर करने लगा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ नोबिलिटी ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। तो स्टेट ऑफ जो नोबिलिटी थी औरंगजेब के टाइम पे, ये हमें बताना है, उसके रिगार्डिंग ऑप्शन बताना है। हिंदू कंट्रीब्यूटेड वेरी लेस परसेंटेज टू द टोटल नॉवेल्स ऑफ द औरंगजेब। मीर जुमला वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट हमें देख के लग रहा है कि ये रॉन्ग है। हिंदू कंट्रीब्यूटर वेरी लेस परसेंटेज सही है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि हिंदू का जो भले ही जो औरंगजेब था वो क्या था, इनटॉलरेंट रूलर था। आपको पता है कि उसकी जो पॉलिसी थी काफ़ी इनटॉलरेंट हुआ करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके नॉवेल्स में जो हिंदू का जो संख्या था वो लेस था, हिंदू का परसेंटेज जो था वो लेस था, नहीं हाई परसेंटेज था। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, हाई होगा यहाँ पे। वैसे देख के तो हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, लेकिन नहीं। मीर जुमला वाज वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इनकरेक्ट होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 77th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अहादीस वेयर दोज ट्रूपर्स हु। तो अहादीस कौन ट्रूपर्स थे, ये हमें बताना है। were directly under the control of Mughal rulers, were highly trusted corps, mustered up to 5 horses, attached themselves to मिर्जास। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग अहादीस। अहादीस कौन थे, तो अहादीस जो थे ना वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थे, मुगल रूलर के कंट्रोल में थे, ये बिल्कुल सही बात है। हाईली ट्रस्टेड कॉप्स थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। मस्टर्ड अप टू 5 हॉर्सेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है।
फोर्थ जो होगा हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आते थे, अहादीज, वो डायरेक्टली मुगल्स के कंट्रोल में, और वो सबसे ट्रस्टेड कॉप्स, सबसे स्पेशल कॉप्स हुआ करते थे। ठीक है, और वो जो थे वो खुद को अटैच नहीं किए थे मिर्जाज से। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल आर्मी द टर्म वाला सहीज रेफर्स टू, तो वाला सही किस चीज को इंडिकेट करता है जो मुगल आर्मी से रिलेटेड है। ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस होल्ड ऑफ एम्परर, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द फिटनेस ऑफ सोल्जर्स, रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ एम्परर, नन ऑफ द एबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग द वाला साहिज के रिगार्डिंग। तो वाला साहिज के रिगार्डिंग जो सही हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ एम्परर। तो जो रॉयल बॉडीगार्ड हुआ करते थे ना एम्परर के, उसको बोला जाता था वाला सहीज। मुगल किंग जो थे आपको पता है पावरफुल किंग थे, और सेंट्रल अथॉरिटी कौन हुआ करती थी, किंग्स ही हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन का। और उनके जो पावरफुल जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, तो वो कौन थे, वाला साहिज थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल सोसाइटी द टर्म कामीन रेफर्स टू, तो मुगल सोसाइटी के संदर्भ में हमें बताना है कि जो टर्म है कामीन किस चीज़ को रेफर करते हैं। ट्रेडिशन ऑफ एम्प्लॉइंग people from lower caste, women who were not allowed to live in the society, landless peasants and laborers, none of the above। तो कामीन किस चीज़ को रेफर करता था मुगल सोसाइटी में, तो वो रेफर करता था लैंडलेस पीजेंट्स और लेबरर्स को। जो लैंडलेस पीजेंट्स थे और लेबरर्स थे उनको कामीन कहा जाता था मुगल सोसाइटी में। द टर्म कामीन रेफर्स टू लैंडलेस पीजेंट्स एंड लेबरर्स, और वो किसके लिए, किसके ऊपर डिपेंड, वो डिपेंडेंट्स ऑन अदर फॉर देयर लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ अंडर मुगल्स। तो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के रिगार्डिंग हमें बताना है कि मुगल्स के टाइम पे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। देयर वाज नो मिडिल क्लास इन द मुगल सोसाइटी, काजीज एंड थियोलॉजियंस वर इंक्लूडेड इन द मिडिल क्लास स्ट्रेटा। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। देयर वाज नो मिडिल क्लास, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जो सोसाइटी थी, मुगल सोसाइटी जो थी वो डिफरेंट क्लासेस में, क्लास का आप हमेशा ध्यान रखेंगे किस चीज़ से, क्लास बताता है आपके इकोनॉमिक लाइफ से, मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सारी चीज़ें बताती है किस चीज़ को, क्लास को। तो वहाँ पे मिडिल क्लासेस नहीं थे, ऐसा नहीं था, बहुत सारी मिडिल क्लासेस थी। तो बिल्कुल ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। काजीज और थियोलॉजियंस जो थे उनको इंक्लूड किया जाता था मिडिल क्लास स्ट्रेटा में, ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि वहाँ पे कोई भी मिडिल क्लास नहीं रहते थे। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द हुंडी वॉज लेटर ऑफ क्रेडिट पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एट ए डिस्काउंट। द सराफ वॉज स्पेशलाइज इन डीलिंग विद द हुंडीज। हुंडीज वर इशूड बाय द मुगल ऑफिसर हु वॉज इन चार्ज ऑफ मार्केट। और हमें बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। तो हुंडी क्या होता था, हुंडी एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता था, पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एट ए डिस्काउंट। तो ये क्या होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है था जो पेएबल होता था आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एट ए डिस्काउंट पे उसको पे किया जाता था। सराफ क्या होता था, स्पेशलाइज इन डीलिंग विद द हुंडीज। तो सराफ कौन होते थे, सराफ जो स्पेशलाइज्ड होते थे डील करने के लिए हुंडीज से। ठीक है, हुंडीज वर इशूड बाय मुगल ऑफिसर्स हु वर इन चार्ज ऑफ द मार्केट। तो हुंडीज ना इशू नहीं किए जाते थे मुगल ऑफिसर्स के द्वारा जो इंचार्ज होते थे मार्केट का। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि हुंडी एक ट्रेडिंग सिस्टम था, हुंडी ट्रेडिंग सिस्टम का एक पार्ट हुआ करता था मेडिवल पीरियड का, और लेटर ऑफ क्रेडिट होता था और जिसको पे किया जाता था कुछ टाइम के बाद डिस्काउंट में। और जो इनको करते थे, मतलब जो हुंडो की सिस्टम में इन्वॉल्व होते थे, उनको सर्राफ कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म मदद दिमास नोट्स डिनोट्स। तो मदद दिमास किस चीज़ को, तो ये एक्चुअली a kind of tax imposed on pilgrimage, a revenue for land given to the learned person, pension to army person, land title given to जमींदार। तो मदद दिमास किस चीज़ को डिनोट कर, मदद दिमास एक्चुअली डिनोट्स करता था रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू द लर्नेड पर्सन। हमने जब मेडिवल इंडिया देखा था तो हमने देखा था कि जो सतवनास थे
उन्होंने भी लैंड ग्रांट्स स्टार्ट किया था देना, रेवेन्यू फ्री लैंड देना स्टार्ट किया था। ब्रह्मणा को, जिसको ब्रह्मदेया के टेम्पल्स को, जिसको देवदाना कहा जाता था, ठीक है, ऐसे वो जैन मॉन्क्स को भी देते थे, स्कूल्स को देते थे। तो ये सारा उनके द्वारा ये जो रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था, ठीक है। और उस पर जो टैक्स आते थे वो उसको कलेक्ट करते थे और इससे उनकी जो ये सिस्टम है वो चलती थी। तो रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू द लर्नेड पर्सन, उसको कहा जाता था मददेमास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। मुगल जो रूलर थे वो प्रमोट करते थे आर्ट एंड कल्चर को डिफरेंट वे में। हमने देखा था कि पेंटिंग्स जेनिथ पे पहुंच गया था किसके पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में, और इसको प्रमोट किया गया था किसके द्वारा, हुमायूं, अकबर के द्वारा प्रमोट किया गया था। वैसे पेंटिंग डिक्लाइन हो गया था किसके टाइम पे, औरंगजेब। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा एग्जांपल शाहजहां के टाइम पे कितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर हुआ था। ताजमहल, ये सारे जो एग्जांपल्स है किसके टाइम के हैं, शाहजहां के। तो ध्यान रखेंगे कि जो मुगल पीरियड होती थी वो प्रमोट करती थी आर्ट एंड आर्टिकल्चर को डिफरेंट वेज में, और वन ऑफ द प्रोमोटिंग वाज, मतलब वन ऑफ द प्रोमोटिंग मीडियम वो क्या था, मदद मास था, जिसमें लर्नेड पर्सन को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था, ठीक है, जिससे वो अपना लाइवलीहुड को सर्वाइव कर सके। 83rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, मुहतसिब वेर द अपॉइंटेड इन एवरी प्रोविंसेस, व्हाट वाज देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुहतसिब। तो मुहतसिब अपॉइंट किया जाता था औरंगजेब के पीरियड में। तो मुहतसिब का एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, वो क्या काम किया करते थे, देखते हैं इसके रिगार्डिंग। They check that people live their life in accordance with Sharia. They were also responsible for checking weight and measures. तो मुहतसिब का काम क्या होता था, जो औरंगजेब के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, तो हाँ इनका काम दोनों ही था एक्चुअली, कि वो चेक करते थे पीपल को कि वो सरिया के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, और दूसरा चेक करते थे वेट और मेजर्स सही है कि नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही काम किया जाता था मुहतसिब के द्वारा, जो कि अपॉइंट किए जाते थे औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। They checked that wines and intoxicants such as bhang were not consumed in the public services. तो वो ये भी चेक करते थे कि पब्लिक प्लेसेस पे भांग, इंटॉक्सिकेंट वाइन्स को सर्व नहीं किया जा रहा है, कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे रेगुलेट करने के लिए द हाउसेस ऑफ इल रिप्यूट, जो भी इल रिप्यूटेड हाउसेस थी उनको रेगुलेट करने के लिए, गैम्बलिंग डन्स को, और फिर चेकिंग वेट एंड मेजर्स को। तो ये सारे काम किसके द्वारा किया जाता था, मुहतसिब के द्वारा, जो कि अपॉइंट किया जाता था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। 84th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द रेन ऑफ औरंगजेब मुस्लिम सब्जेक्ट्स वेर गिवन रिलैक्सेशन फॉर नॉट पेइंग अबवाब, इट डिनोट्स। तो अबवाब किस चीज़ को बताता है, जो औरंगजेब के टाइम पे ये क्लियर हो गया था कि मुस्लिम सब्जेक्ट्स वेर गिवन रिलैक्सेशन, तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनको पे नहीं करने दिया जाएगा। अबवाब, तो अबवाब एक्चुअली होता क्या था, अ काइंड ऑफ सेस, इरिगेशन टैक्स पेड बाय द पीपल, हाउसहोल्ड टैक्स पेड बाय मुस्लिम नॉबल्स, टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स ऑन एम्प्लॉइंग हिंदू स्लेव्स। हमें बताना है कि अबवाब एक्चुअली होता क्या था। तो अबवाब जो होता था ना, एक टाइप का सेस होता था। आपको पता है सेस और सरचार्ज जो है अभी भी लगता है। सरचार्ज होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ों पर लगता है, ठीक है। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और अगर आपको डाउट है तो आप जरूर जाके गूगल कीजिए कि सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है। तो ये अबवाब भी एक टाइप का क्या होता था, एक टाइप का सेस होता था, जो कि पे किया जाता था मुस्लिम्स के द्वारा। और औरंगजेब आपको पता है ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स था, और उसी वजह से उसने डिसाइड किया था रिलैक्सेशन देने के लिए किसको, मुस्लिम्स को, फॉर नॉट पेइंग द अबवाब। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमारा ये मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाता है। बाय।